जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो आज हम जीएस 2 का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने इसके 19th क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। जीएस 1 भी कंप्लीट हो गया, आज हमारा जीएस 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो कल से जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट होगा 2025 के लिए, वो हम करेंगे जीएस 3 का। जिस तरीके से हमने जीएस 1 जीएस 2 कंप्लीट किया, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, जीएस 3 भी कंप्लीट करेंगे। जीएस 3 कंप्लीट होने के बाद हम डिस्कस करेंगे जीएस 4 का। जीएस 4 कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद जो हमारा पेपर डिस्कशन चलेगा वो चलेगा क्वालिफाइंग पेपर, यानी कि जो 2 लैंग्वेज का पेपर होता है। जैसे कि हमारे 8 शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेज है, उनमें से आप कोई सी भी एक लैंग्वेज चुन सकते हैं, और एक पेपर होता है इंग्लिश का। तो हम एक कंपलसरी लैंग्वेज जो कंपलसरी लैंग्वेज है हिंदी ही नहीं, मतलब आप 22 लैंग्वेज में से कोई सा भी चुन सकते हैं। तो हम हिंदी का पेपर डिस्कस और इंग्लिश का पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि 300 मार्क्स का होता है, और इसमें मात्र आपको 33% लाने होते हैं। यानी कि सिर्फ कितने, अगर आप बात करिए तो 99 मार्क्स इसमें आपको मिनिमम लाने होते हैं क्वालिफाइंग करने के लिए। तब जाकर के आप क्या कर सकते हैं, 33% आप ला करके क्वालिफाई कर सकते हैं दोनों पेपर में। मतलब हिंदी का पेपर यानी कि जो कंपलसरी होता है, ये आपका 300 मार्क्स का होगा, और इंग्लिश का पेपर क्या होता है, 300 मार्क्स का होता है। बाकी जितने भी जो जीएस के पेपर होते हैं वो 250 मार्क्स के होते हैं, और आपका ऐसे का भी पेपर क्या होता है, 250 मार्क्स का होता है। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं सेम सब्जेक्ट के, 250 मार्क्स के। तो ऑप्शनल आपका टोटल 500 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू चलता है 275 मार्क्स का। तो जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था जब हमने 2026 में कैसे हम प्रिपरेशंस करें उस पर जो वीडियो डिस्कस करा था। उसके तहत हमने क्या सिलेबस है, कैसे हमें फॉलो करना है, क्या अवॉइड करना है, किस चीज़ कैसे हम याद कर सकते हैं, हर चीज़ें हमने क्या करा तो उसको डिस्कस करा था। वो लिंक आपको, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और मैं उसको क्या कर दूंगा, आइकन बटन में भी वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। तो अभी हमारा आज लास्ट है जीएस 2 का। जीएस 2 आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये पूछा गया है, एक तो आपका इंटरनेशनल रिलेशन से आप रिलेट कर सकते हैं, दूसरा ये करेंट अफेयर में भी आपको देखने को मिलेगा, और तीसरा आप इसको लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किसके रिगार्डिंग में पूछा गया है, मालदीव्स के रिगार्डिंग में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारी कंट्री के लिए जो मालदीव्स है वो जियोपॉलिटिकल और जियो स्टैटिक्स से क्यों इंपॉर्टेंट है, किस वजह से इंपॉर्टेंट है, वो आपको डिस्कस करना था। और ये भी बताना था कि फोकस करना है, फोकस करते हुए किसको, जो हमारा ग्लोबल ट्रेड है और जो एनर्जी फ्लो है उस पर फोकस करते हुए आपको बताना था। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया कि आपको ये भी डिस्कस करना है कि ये किस तरीके से इंडिया का जो मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो रीजन स्टेबिलिटी है, उसमें वो रिलेशनशिप के साथ साथ उस पर इफेक्ट डालता है, जो भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है उस पर। ये आपको कितने वर्ड में लिखना था, 250 वर्ड्स में लिखना था। देखिए अगर हम आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो वो क्यों जरूरी है, जब आप सिलेबस प्रिपरेशंस करते हैं तो जरूरी होता है कि आप साथ साथ में फिर क्या करें, आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दें। जब आपका सिलेबस, जैसे आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया सिलेबस में, जैसे ही आपका एनसीईआरटी कंप्लीट होता है तब से आप क्या कर सकते हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। तो इसका क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपका जो वर्ड पावर है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइटिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी, और जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है आंसर लिखने में यूपीएससी के मेंस के पेपर में, कि 180 मिनट्स में आपको क्या करना होता है, लॉन्ग आंसर आपको 20 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 250 मार्क्स का रहता है। 1 से लेके 10 तक का जो मार्क्स क्वेश्चन रहता है वो आपसे पूछा जाता है 10 मार्क्स का, जो कि कितने वर्ड में लिखना होता है, 150 वर्ड्स में लिखना होता है। उसके बाद 11 से लेकर के जो 20 तक क्वेश्चन लिखा रहता है वो आपको 15 मार्क्स का देखने को मिलेगा, जिसमें 250 वर्ड्स लिखने होते हैं हर एक क्वेश्चन के। तो यहाँ पे आप देखोगे तो टाइम हमारे पास काफ़ी लिमिटेड है, क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा होती है,
तो जिसकी वजह से आपको एक आंसर अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितना मिनट मिलता है, 7 मिनट मिलता है 180 मिनट में से। इसी 7 मिनट में आपको क्वेश्चन भी सही से समझना है, इसी 7 मिनट में आपको एक इफेक्टिव आंसर लिखना है कि जिसमें से आपका 50,000 स्टूडेंट में आपका सिलेक्शन होने का जो चांसेस होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने 50,000 इसलिए रखा है क्योंकि अप्लाई फॉर्म तो मान लीजिए 2 लाख से ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम कितने दे रहे हैं, 1.5 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्वालिफाई कितना कर रहे हैं, 50,000 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। मेंस कितने क्वालिफाई करेंगे, तो मेंस मान लीजिए 5,000 करेंगे। इन 5,000 में से इंटरव्यू भी कितने क्वालिफाई करेंगे, 1,000 से 1,100 क्वालिफाई करेंगे। तो आप इस तरीके का रेशियो देख सकते हैं। तो ये चैलेंजेस जो आपको फेस करना है ना, तो वो जो आप चैलेंजेस को फेस करने की जो आपको जो चैलेंज जो आप फेस करोगे, तो वो इसका जो सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, जो आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ऐसे ही निकल के आता है कि आप डेली वे में क्या करो, प्रैक्टिस करो। मिनिमम आपका एक दिन के टारगेट में क्या होना चाहिए, मिनिमम 30 MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस होने चाहिए, जिसमें से आपके 20 GS की, मिनिमम 10 तो फिर आपका क्या होना चाहिए, CSET का होना ही चाहिए। और 2 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एक होना चाहिए GS का, दूसरा होना चाहिए ऑप्शनल का। आपको एक दिन का टारगेट तो ये होना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। देखिए यहाँ पे जो मैंने आंसर लिखे हैं ये किसी भी कोचिंग या इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से कॉपी किया हुआ आंसर नहीं है, यहाँ पे मेरे खुद की लिखे हुए आंसर हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हैं वही आंसर सही है। आपको लगता है कि इसके रिगार्डिंग में और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट होने चाहिए, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का पॉइंट। देखिए सबसे पहले जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो जियो पॉलिटिकल और जियो स्टैटिक्स इंपॉर्टेंस के बेसिस पे बात करेंगे कि क्यों हमारे लिए मालदीव्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं। तो जो मालदीव्स की जो लोकेशन है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इंडियन ओशियन के अंदर में देखने को मिलेगा। जो मालदीव्स है वो इंडियन ओशियन के देखने को मिलेगा, जहां से नियर मेजर जो ग्लोबल शिपिंग रूट्स होते हैं वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी जो लोकेशन है हमारी कंट्री के लिए अलाउ करते हैं कि जो भी मैरीटाइम एक्टिविटीज है, इंक्लूडिंग जो भी ट्रेड है या जो मिलिट्री मूवमेंट्स है, हम क्या कर सकते हैं, उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उस पर नजर रख सकते हैं। ये हमें अलाउ मिलता है अगर हम मालदीव के साथ रिलेशन अच्छे मेंटेन करके चलते हैं। फिर देखिए ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी फ्लो की बात करते हैं। तो कई ऐसे जो मेजर आपको जो ट्रेड है या एनर्जी की बात करते हैं, तो ट्रेड एनर्जी सप्लाई जो रूट्स है वो यहीं से आपको पास होते हुए नजर आएगा नियर मालदीव्स। तो जिससे हमें ये सुनिश्चित करने को मिल जाता है कि यहाँ पे जो हमारे इंपोर्ट्स हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो भी जैसे कि स्पेशली अगर हम ऑयल की बात करते हैं जो कि मिडिल ईस्ट से हम अपनी कंट्री में इंपोर्ट करते हैं, या जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं वेरियस जो भी ग्लोबल मार्केट के अंदर, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करने में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको इंश्योर कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। एक ये बेनिफिट हमें देखने को मिलता है, एक इस मतलब आप कह सकते हैं इस वजह से इंपॉर्टेंस है। फिर देखिए अगला पॉइंट बात करते हैं गेटवे ऑफ स्ट्रेटेजिक शिपिंग लाइंस। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप ये समझिए कि जो मालदीव है, तो जो अरेबियन सी रूट्स हैं, अरेबियन सी और जो बे ऑफ बंगाल है, तो उसमें बहुत जो रूट्स हैं उसमें की एंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट आपको गेट एक इम्पॉर्टेंट रूट्स आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट गेट टाइप का, मतलब इम्पॉर्टेंट गेट कह सकते हो, जिससे वो क्या कर सकते हैं, एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे देश को अपने जो ओशियन जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स आपको देखने को मिलेगा, या जो अगर हम समुद्री हित की बात करते हैं तो उसकी रक्षा के लिए इसमें एक क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंस या आप कह सकते हो महत्वपूर्ण साझेदारी के रूप में भी बनाए रखने में हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक एंड कल्चर ट्रेड के टाइज के बेसिस पे बात करें, तो हमारी कंट्री के द्वारा क्या है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और डेवलप किया गया है किसके अंदर में, मालदीव्स के अंदर में,
जो कि हमारी रिलेशन मालदीव से क्या करता है, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए। तो जिसमें हम बात करते हैं जो इंडिया है, गिव इंडिया अ कल्चरल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इन दिस रीजन, इन द रीजन, मतलब इस क्षेत्र में हमारी कंट्री का जो, अगर हम सांस्कृतिक और आर्थिक क्या अगर बात करते हैं, आर्थिक प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। तो देखिए ये कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। तो मालदीव की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल चैलेंजेस निकल के ये आता है कि चाइना का भी इन्फ्लुएंस, चाइना भी अपना क्या करता है, इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करता है। तो जिसकी वजह से चाइना क्या करता है, लो इंटरेस्ट रेट पे क्या करता है, जो नेशन है उनको वो क्या करता है, लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन इंडियाज जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है और जो रीजनल स्टेबिलिटी है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत की जो समुद्री सुरक्षा है उसको क्या मिलता है, एक मजबूती मिलता है। अगर बात करते हैं कि मालदीव के साथ अगर हम अपने रिलेशंस को मजबूत बनाए रखते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी मैरीटाइम बाउंड्रीज है उसको हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, उसको उस पर नज़र रख सकते हैं। जैसे जो भी नेवल एक्टिविटीज़ है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जो नॉन स्टेट जो एक्टर्स होते हैं, जैसे हम बात करते हैं पीरियड्स यानी कि पीरियड मतलब जो समुद्री लुटेरे होते हैं, या हम टेररिस्ट जो भी आतंकवादी होता है, तो इंडियन ओशन के अंदर में हम उसको कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उस जो भी हमारी कंट्री के अंदर में घुसपैठ होता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा बैलेंसिंग इंटरनेशनल कंपटीशन। कहीं ना कहीं अगर हम मालदीव्स के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रांग बना के रखते हैं, तो वो हमारे और किस में हेल्प करता है, जो भी इंटरनेशनल कंपटीशन है उसको बैलेंस बनाए रखने में। क्योंकि देखिए अगर हम इंडियन ओशियन रीजन यानी कि IOR की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे जो प्रेजेंस है वो क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो आज के टाइम पे ये ज़रूरी है कि हम अपने जो रिलेशन है चाइना को काउंटर करने के लिए, या जो भी कंट्रीज है जो वहाँ पे अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहा है उसके इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, काउंटर करने के लिए, हम अपनी जो रिलेशन है वो मालदीव्स के साथ क्या करें, स्ट्रॉन्ग करें, जिसके वजह से हम हमारे लिए जो खतरा निकल के आएगा इंडियन सिक्योरिटी के लिए, या जो इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है उसके रिगार्डिंग में, हम उसको क्या कर सके, काउंटर कर सके। अब देखिए न्यूज़ में कैसे है, रिसेंटली आपने देखा होगा कि मालदीव्स के अंदर में इलेक्शन हुआ और उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज जो चेंजेस हुए, पावर चेंजेस हुए, तो उसमें उनकी जो मिनिस्टर्स थे उनके वजह से मालदीव्स काफ़ी ज़्यादा आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगा। तो जिसके वजह से कैंपेन भी चलाया गया था कि बॉयकॉट मालदीव्स, हमारे जो टूरिस्ट हैं फिर मालदीव को बॉयकॉट करने पे आ गए थे। तो जिसकी वजह से जो मालदीव एक टूरिस्ट प्लेस यानी कि जो उनकी इकोनॉमिक है टूरिस्ट प्लेसेस की वजह से, तो वो कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिला था, डाउनफॉल देखने को मिला था। हमारी कंट्री के द्वारा बहुत से लोगों के द्वारा क्या है, मालदीव्स को फिर जो ट्रिप थी मालदीव्स की उसको बॉयकॉट कर दिया गया था। तो जिसके वजह से जो थोड़े से रिलेशंस थे इनकरेंटली वो क्या हुए थे, खराब हुए थे। तो इसी बेसिस पे आपसे यहाँ से जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था, इसलिए करंट अफेयर का आप कह सकते हो कि करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। IR से कैसे रिलेटेड हो जाता है, क्योंकि ये हम अपनी नेबरिंग कंट्री की रिलेशन के साथ बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए क्या बन जाता है, एक IR का भी टॉपिक बन जाता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि किस तरीके से अगर हम मालदीव्स की बात करते हैं, वो अगर हम उसके साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो वो इंटरनेशनल जो भी कंपटीशन है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। उसके बाद देखिए बात करते हैं जो रीजनल स्टेबिलिटी। तो जैसे अगर हम मालदीव्स के साथ कोऑपरेशंस करते हैं, हेल्प करते हैं, तो इंडिया उसमें क्या कर सकता है, मेंटेन करके रख सकता है जो भी स्टेबल है इंडियन ओशन रीजन के अंदर में, और जिसमें वो अपने काफ़ी ज़्यादा क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, किसके लिए, पीस एंड डेवलपमेंट के लिए। तो भारत और मालदीव में अगर स्टेबल एक अगर पीसफुल अगर हमें एक अच्छी रिलेशनशिप देखने को मिलता है, तो जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने आसपास जो भी ग्लोबल पावर जो कॉम्पिटिशन है यानी कि जो पड़ोसी संबंध में योगदान करता है, और अगर हम बात करते हैं शांतिपूर्ण यानी कि पीसफुली जो नेबरिंग कंट्रीज होती हैं उसके साथ हम क्या करते हैं, अपने संबंध को इम्प्रूव करने में क्या करेगा, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने आज GS2 का जो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में या नेक्स्ट वीडियो में हम GS3 का डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको वीडियो खत्म करने से पहले एक बार बता दूं कि GS3 में जो टॉपिक पूछे जाते हैं या जो सब्जेक्ट होते हैं, जो सिलेबस होता है, वो कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए अगर हम GS3 की बात करें तो GS3 भी हमें क्या है, आपको क्या देखने को मिलेगा, एक मेरिट पेपर देखने को मिलेगा, यानी कि मेरिट बेस्ड पेपर देखने को मिलेगा। तो GS3 आपका कितने मार्क्स का होता है, ये भी आपका 250 मार्क्स का होता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस किस सेक्टर से या किस किस टॉपिक से पूछा जाता है। पहला आपको देखने को मिलेगा टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे देखिए GS1 अगर हम बात करते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4 आपका मेनली एथिक्स का होता है। तो अभी रिसेंटली हमने कौन सा पेपर कंप्लीट किया है, GS2 कंप्लीट किया है। GS1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम GS4 डिस्कस करेंगे जो एथिक्स का होगा। फिर ऑप्शनल तो नहीं, लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे, जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, पेपर ए, जिसमें आपका कंपलसरी देखने को मिलेगा हमारी कंट्री के अंदर में जो 8 शेड्यूल में जितने भी जो लैंग्वेज है उनमें से कैंडिडेट कोई सा भी एक लैंग्वेज चुन सकता है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश का। ये पेपर डिस्कस करने के बाद हम फिर क्या करेंगे, MCQ प्रीलिम्स के बेस पे, यहाँ पे आपको प्रीलिम्स के बेसिस पे भी सिलेबस देखने को मिल जाएगा, इसको हम डेली डिस्कस करेंगे। और देखिए UPSC का जो एग्ज़ाम होता है उसके जो स्टेजेस होते हैं, अगर हम टेंटेटिव मंथ्स की बात करते हैं तो फेब में फॉर्म निकल जाता है, मई में फर्स्ट स्टेज होता है जिसमें आपको प्रीलिम्स देखने को मिलेगा 400 मार्क्स का, जिसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है GS यानी कि जनरल स्टडी और दूसरा होता है CSET आप में का ये भी होता है 100 मार्क्स का, सॉरी CSET होता है 200 मार्क्स का और GS भी होता है 200 मार्क्स का, जिसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 200 नंबर का GS का पेपर होता है। फिर अगर हम CSET की बात करते हैं, इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है और टोटल ये भी आपको 200 मार्क्स का देखने को मिलेगा। फिर देखिए CSET की बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें आपको 66 मार्क्स लाना होता है या 33% लाना होता है। और इसके लिए आपको क्या होना होता है, इसमें मेरिट शॉर्ट लिस्ट के अंदर में कैंडिडेट को क्वालिफाई करना होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप अपना टारगेट कितना 110 से 120 तक अगर लेके चल रहे हैं कि आपको इससे इतना स्कोर मिनिमम करना है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हो। यहाँ पे आपको प्रीलिम्स का सिलेबस देखने को मिल जाएगा। और वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशन देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।